नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, उसके अंतर्गत आज हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया अर्थात पूर्व के समुद्र तटीय मैदान, इस विषय पे आपके सामने जो है अपना लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे करंट अफेयर्स में भी जो सिविल सर्विसेज समसामयिकी क्रॉनिकल है, उसके डिफरेंट सेक्शंस को आपके समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, ये सभी सेक्शन के वीडियो डेली बेसिस पे डाले जाते हैं। कभी कभी एक होते हैं और अगर छोटा वीडियो होता है तो दो भी हो जाते हैं अलग अलग टॉपिक पे। इसके अलावा बहुत ही जल्दी एक हफ्ते के अंदर पॉलिटी भी शुरू होने जा रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास नियमित रूप से पहुंचते रहें। और आपका अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने अभी अभी जल्दी तैयारी शुरू की है तो ये आपके लिए एक मजबूत बेस की तरह होगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया अर्थात पूर्व के समुद्र तटीय मैदान। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, तो हमने बताया था कि ये जो ब्राउन वाली पट्टी है, ये उत्तर के जो है पर्वतीय भाग है, ये उत्तर के विशाल मैदान है, ये हमारा मरुस्थलीय भाग है, और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। और इसके अतिरिक्त जो इधर ये ग्रीन रंग से जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे समुद्र तटीय मैदान है। और समुद्र तटीय मैदान को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक ये पार्ट था जिसको हमने वेस्टर्न घाट बताया था, और दूसरा ये हिस्सा था जो हमारा ईस्टर्न घाट है, अर्थात जो समुद्र तटीय, जो पूर्व के जो समुद्र तटीय मैदान है वो ये हिस्सा है। कन्याकुमारी से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है ये पूर्व के समुद्र तटीय मैदान है। इसके एक तरफ जो ये हमारा समुद्र तटीय मैदान है, इसके पूर्व की तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल है, और पश्चिम की तरफ पूर्वी घाट है। तो चलिए आइए मित्रों, जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो हमने समझ लिया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं भारत में। तो आइए आप देखते हैं आगे। एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर एंड ये एक कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ इमर्जेंट कोस्ट। हमने जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ये काफी नैरो हैं, सकरे हैं, और जो हमारा मिडिल का हिस्सा था, बीच का हिस्सा था, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक वाला था, वो तो ज्यादा ही सकरा था। जो हमारा उत्तर का और दक्षिण का हिस्सा था वो थोड़ा सा चौड़ा था। लेकिन उसकी तुलना में जो हमारे पूर्व के समुद्र तटीय मैदान हैं वो ज्यादा चौड़े हैं। और वहीं जब हम वेस्टर्न घाट जो कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो सबमर्ज्ड जो है कोस्ट है, अर्थात वो डूबे हुए तट है। वहीं उसकी तुलना में जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये उभरे हुए तट हैं, अर्थात इनका कोई भी हिस्सा ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि आज से कुछ 1500 साल पहले कुछ हिस्सा डूब गया हो, तो इसके प्रमाण नहीं मिलते। उसको हम डूबे हुए तट कहते हैं और इसको डूबे हुए तट नहीं मानते हैं। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। जो हमारा ये पूर्व के समुद्र तटीय मैदान है, इनकी जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। और जो हमारे जो उत्तर भारत से जो नदियां निकलती हैं, जो हमारे मध्य भारत से निकलती हैं, उत्तर भारत से निकलने वाली नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, घाघरा, ये सब। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की नदी है, जो कि मेन नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और जो हमारे मध्य भारत या पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियों का जो नेचुरल ढाल है वो जो हमारे पूर्वी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी तट है उनकी तरफ है। तो जितने भी नदियां हैं वो सभी नेचुरल, प्राकृतिक रूप से अपने ढाल को फॉलो करते हुए पूर्वी समुद्र तटीय मैदानों की तरफ चली जाती हैं और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और वो सभी चूंकि एक बहुत लंबी दूरी तय करके आती हैं, कहां हिमालय और कहां पर बंगाल, कहां पर हमारा जो है पश्चिमी घाट से निकली हुई गोदावरी
और कहां पर हमारा पूरा भारत पार करके उधर जाती हैं। तो इस दौरान वो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में जो निक्षेप है, जो एलुवियल सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको उठा लेती हैं और उठा करके अपने साथ बहाते हुए ले जाती हैं। और जब वो बे ऑफ बंगाल में अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिलने को होती है तो वो उनका ढाल और स्पीड इतनी कम हो जाती है, उनके अंदर जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, तो वो जो अपने साथ लाए हुए निक्षेप हैं उनको वहीं पर छोड़ देती हैं और वो अपने मुहाने पर एक बहुत ही उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो इसमें से कुछ डेल्टा जैसे हमारे सुंदरबन और जो हमारे ब्रह्मपुत्र और गंगा का बनाया हुआ डेल्टा है वो तो विश्व प्रसिद्ध है अपने उपजाऊ जो जमीन के लिए। एक चीज और, चूंकि ये जो हमारी जो ये नदियां हैं इनमें प्रवृत्ति है कि ये जो है अपने साथ निक्षेप लाती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में और उस निक्षेप को ला करके समुद्र में, समुद्र के पास या समुद्र के पहले या समुद्र में मिलते समय वहीं पर छोड़ देती हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा जो समुद्र का हिस्सा है वो छिछड़ा होता चला जा रहा है, उथला होता चला जा रहा है, उसकी गहराई कम होती जा रही है। तो गहराई कम होने से क्या होता है कि जो बड़े बड़े व्यापारिक जहाज हैं वो पूर्वी तट तक नहीं आ पाते हैं। इसको अभी हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो वो प्राकृतिक रूप से जो तट के पास तक नहीं आ पाते, उनको काफी दूर रुकना पड़ता है। इस कारण जो पूर्वी तट पर बहुत बड़े बड़े जो हमारे बंदरगाह हैं उनका निर्माण प्राकृतिक रूप से बंदरगाह और पत्तनों का निर्माण नहीं हो पाया है। भूगोल में क्वेश्चन आता है कि जहां पश्चिमी तट पर बड़े बड़े प्राकृतिक बंदरगाह हैं वहीं पूर्वी तट पर उतनी मात्रा में बंदरगाह नहीं है। उसका कारण यही है कि नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए गए, जो निक्षेप लाया गया, उसके कारण जो हमारा उस तरफ का जो समुद्र तट है वो छिछला हो गया और छिछला होने से बड़े बड़े व्यापारिक जहाज अंदर तक नहीं आ पाते हैं, इसलिए वहां पर पत्तनों का जो है विकास नहीं हो पाया। अध्ययन के दृष्टिकोण से जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है अर्थात पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, इनको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला उत्कल कोस्ट, जो उत्कल के समुद्र तट हैं, दूसरा उत्तरी सरकार समुद्र तट और तीसरा कोरोमंडल तट। ये जो उत्कल के कोस्ट है ये कहां पड़ते हैं? ये उड़ीसा में पड़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच का जो हिस्सा है इसको उत्कल कोस्ट कहते हैं। उड़ीसा का ही जो दूसरा नाम है वो उत्कल है। प्राचीन समय में उड़ीसा न होकर के उसको उत्कल प्रदेश कहा जाता था। और दूसरा है हमारा उत्तरी सरकार कोस्ट। ये कहां पर है? ये उड़ीसा में महानदी के जो मुहाना है वहां से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने तक उत्तरी सरकार कोस्ट है। इसके बाद जो कृष्णा नदी का मुहाना है वहां से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये कोरोमंडल तट जो है वो हमारा विस्तृत है। तो हमने जो हमारे पूर्वी समुद्र तटीय मैदान थे उनको 3 हिस्से में डिवाइड किया, उत्कल कोस्ट, उत्तरी सरकार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। ये जो तीनों विभाजन हमने किए इनको इस प्रकार देख लेते हैं कि यहां से हमारी स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और यहां पे हमारा कहीं पर महानदी निकलती है। यह है स्वर्ण रेखा और यहां पर है हमारी महानदी। ये हिस्सा जो है हमारा यहां से यहां तक ये उत्कल प्लेन है, उत्कल समुद्र तटीय मैदान। फिर हमारी यहां से कहीं जो है कृष्णा नदी निकलती है। ये हिस्सा हमारा नॉर्थ सरकार, उत्तरी सरकार जो समुद्र तटीय मैदान है ये कहलाते हैं। उसके बाद यहां कन्याकुमारी तक, यहां तक ये हमारे कोरोमंडल तट। ये कन्याकुमारी है। इनको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो मित्रों इस चित्र में हमने देखा कि ये हमारे उत्कल तट हैं, ये नॉर्दर्न सरकार अर्थात उत्तरी सरकार और ये कोरोमंडल तट है। अभी हमने आपसे बात किया था कि जो नदियां निक्षेप लाती हैं उसके कारण नेचुरल जो प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण नहीं हो पाता है। इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं।
मान लीजिए ये नदी आ रही है, ये पानी आ रहा है और वो अपने साथ यहाँ पे निक्षेप जमा करता है। अगले चित्र में देखिए, ये कुछ सालों के बाद ये निक्षेप इस तरह का यहां जमा हो जाएगा और नदी इसके आगे निक्षेप जमा करना शुरू कर देगी। उसके आगे के कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि नदी ने यहाँ पर बहुत सारा निक्षेप जमा कर दिया है। अब नदी इस निक्षेप के आगे जाके यहाँ पर निक्षेप जमा कर रही है। तो होगा क्या कि पहले जो जहाज हमारे थे वो यहां तक आ जाते थे और कुछ सालों बाद यहीं तक रुकने लगे। अब जब ये यहां तक ऐसे हो जाएगा तो यहीं पर रुकने लगेंगे, तो जहाज जो है ज्यादा अंदर नहीं आ पाएंगे और समय के साथ उनमें प्रवृत्ति होगी कि वो और दूर दूर ही रुक पाएंगे, क्योंकि नदियां आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये जो कोस्टल प्लेन है, हमारे पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, इनका जो निर्माण हुआ है वो जो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, निक्षेप है, एलुवियल सॉइल है, दोमट मिट्टी, उसके द्वारा हुआ है। और ये जो नदियां हैं, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं सब, तो बहुत अधिक मात्रा में निक्षेप लाती हैं। इसके अलावा ये जो लैंड है ये फर्टाइल बहुत है। क्यों फर्टाइल बहुत है? क्योंकि एक तो एलुवियल सॉइल है, नदियां हर साल नई मिट्टी लाती हैं, उनमें बड़ी भारी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होता है। और एक और कारण है कि इस क्षेत्र में दोनों तरफ से, अर्थात साउथ वेस्ट मानसून, जिसको शीतकालीन मानसून कहते हैं, ये साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर तक चलता है, ग्रीष्मकालीन मानसून, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको कि हम शीतकालीन मानसून भी कहते हैं, दोनों प्रकार के मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ है, वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। तो होगा क्या? तो यहाँ पर फसलें अच्छे से पैदा होंगी, काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर फसलें पैदा होंगी। और जो धान का की खेती है, इस रीजन में बहुत अच्छी मात्रा में धान की पैदावार होती है, क्योंकि धान की पैदावार के लिए क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड चाहिए, जो कि दोमट मिट्टी हो, जो एलुवियल सॉइल हो और जबरदस्त वर्षा हो, दोनों चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जो हमारे पूर्वी समुद्री तटीय मैदान है, वहां पे धान की खेती बड़ी भारी मात्रा में होती है। इसके अलावा इन्हीं समुद्री तटीय मैदानों में जो चिल्का लेक है, चिल्का झील विश्व प्रसिद्ध झील है, इसके अलावा इसी में पुलिकट झील भी है। ये दोनों एक प्रकार की लगून झील है। लगून झील के बारे में समझिए कि यह समुद्र तट है, यह समुद्र तट है, और अगर इस तरह से बन जाए तो यह झील जो है ये लगून झील कहलाती है, जिसमें समुद्र का खारा पानी ये इसमें प्रवेश कर जाता है। इसको हम लगून झील कहते हैं। तो जो चिल्का झील है और पुलिकट झील है, ये दोनों इसी पूर्वी समुद्री तटीय मैदानों में पाई जाती है। और जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1165 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है और ये कहां पड़ती है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। और चिल्का झील के पास एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड भी है। जो हमारे कोरोमंडल तट है उसमें जो तमिलनाडु का हिस्सा है, मैंने आपको बताया कि कुछ हिस्सा उसमें आंध्र प्रदेश का है, कुछ तमिलनाडु का है। तो जो तमिलनाडु का हिस्सा है उनको हम तमिलनाडु प्लेन्स या तमिलनाडु के मैदान भी कहते हैं, और उसको कहा जाता है दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहते हैं। किसको कहते हैं? जो तमिलनाडु के समुद्र तटीय मैदान है उनको दक्षिण भारत का अन्न का मैदान कहते हैं, अन्न का भंडार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो धान की फसल है बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र में धान अर्थात चावल के अलावा गन्ना और नारियल की खेती भी बहुत बहुतायत से की जाती है। इस क्षेत्र में जो डेल्टा है वो विश्व प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया कि पूर्वी तट की तरफ सुंदरवन के डेल्टा, महानदी के तट पे ये सब डेल्टा बनते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए? धान की खेती के लिए। और इस तट पे जो मैंने आपको बताया कि बहुत कम जो है पोर्ट और जो है बंदरगाह है, पत्तन और जो है बंदरगाह है, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सब कुछ बंदरगाह है जिनसे जो हमारा जो दक्षिण जो पूर्वी हिस्सा है विश्व का, अर्थात
जो इधर मलक्का की तरफ जाता है, जो हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ जो हमारा व्यापार होता है वो इन्हीं जो है जो हमारे बंदरगाह है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सारा जो साउथ ईस्ट का व्यापार है वो इन्हीं प्रमुख बंदरगाहों से होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की और एक खासियत है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। मंदिर वहीं पर बनते हैं जहां पर संपन्नता होती है, क्योंकि जब बचेगा तभी तो जो है उन मंदिरों का निर्माण होगा। तो ये जो है यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं और जहां पर प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। इनमें से एक प्रमुख मंदिर जो है वो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जो हमारे चारों धाम में से एक है। तो मित्रों, जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के विषय में जो कुछ भी हो सकता था वो मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, जो इस क्षेत्र की नदियां हैं वो सभी हम अगले जो जब टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें भारत में जो अपवाह तंत्र है, नदी तंत्र है, उसमें हम उनको कवर करेंगे। तो और बाकी पूर्वी तट के बारे में मैंने जितना भी हो सकता था सब आपको बता दिया है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।